गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम मकान संपत्ति की आय का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें 6 पॉइंट से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो धारा 269 यूए एफ की व्यवस्थाओं के अधीन हस्तांतरण मकान संपत्ति की आय। तो धारा 27 3B धारा 269 यूएएफ में ऐसे व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत किसी भवन से संबंधित अधिकारों का हस्तांतरण, बिक्री, विनिमय या 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे के रूप में हुआ हो, चाहे उस हस्तांतरण का पंजीकरण कराया गया हो अथवा नहीं। तो ऐसे भवन के संबंध में क्रय करने वाले व्यक्ति को न केवल भवन का कब्जा ही प्राप्त होता है, अपितु कानूनी स्वामित्व को छोड़कर सभी अधिकार निर्माण कराने के अधिकार सहित प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भवन का स्वामी क्रेता को ही माना जाएगा तथा इस भवन की आय क्रेता की आय में ही शामिल की जाएगी। आवासन मंडल अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर आवंटित मकान का करदाता इसी प्रावधान के अनुसार मालिक माना जाता है। देखो, स्वामित्व के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें। पहला, पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाया गया मकान। यदि कोई व्यक्ति पट्टे पर जमीन लेकर उस पर मकान संपत्ति बनवाता है तो पट्टे की जमीन पर मकान बनाने वाला व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा। जमीन के स्वामी को मकान का स्वामी नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, पट्टे पर पट्टा ले लिया है और उस पर मकान बना लिया है तो मकान बनाने वाला ही उसका ओनर कहलाएगा। विवादास्पद मकान का स्वामी। यदि किसी मकान संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है तो आयकर के उद्देश्यों के लिए ऐसी संपत्ति का किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अथवा उस पर स्वामी की हैसियत से कब्जा किए हुए व्यक्ति को उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा तथा उसकी आय में ही इस मकान संपत्ति की आय को शामिल किया जाएगा। तो जहाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, जहाँ डिस्प्यूट चल रहा है कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है ये मेरा है, तो वो वैसा नहीं होगा। जो मकान में रह रहा है, जिसने कब्जा कर रखा है या फिर जो किराया वहाँ प्राप्त कर रहा है, वही व्यक्ति उसका स्वामी कहलाएगा। चौथा पॉइंट है, करदाता मकान संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए नहीं करता हो। यदि कोई करदाता अपने किसी मकान का प्रयोग अपने किसी व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसकी आय कर योग्य है, तो ऐसे मकान संपत्ति की अनुमानित आय पर कर नहीं चुकाना होगा। साथ ही साथ उसके व्यापार तथा पेशे की आय की गणना करते समय भी उसे अनुमानित किराए की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जहाँ उस प्रॉपर्टी पे बिजनेस हो रहा है तो वहाँ उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करेंगे। बिजनेस वहाँ नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे। देखो, व्यापार में प्रयोग किए गए मकान का कोई भाग अथवा रिहायशी क्वार्टर यदि किसी कर्मचारी को किराए पर दे दिया जाता है जिसका वहाँ रहना व्यापार के संचालन के लिए लाभदायी है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया भी व्यापार अथवा पेशे की आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापार को सुचारू रूप से अथवा कुशलतापूर्वक चलाने के लिए कोई भवन अथवा भवन का कोई हिस्सा बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, रेलवे का शाखा कार्यालय आदि खोलने के लिए सरकार को किराए पर दे दिया जाता है, तो ऐसा किराया भी व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में ही कर योग्य होगा। तो बिजनेस के पर्पस से वहाँ रेंट पे दे रखा है या बिजनेस के लिए ही दे रखा है, बिजनेस में उससे हेल्प मिल रही है,
तो वो सारी जो भी इनकम आ रही है वहाँ से वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी, उसके हेड से में जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। तो मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। तो पहला है विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय। पहला, विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय। तो विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय पर भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर लगता है, परंतु केवल भारत में निवासी व्यक्ति को ही ऐसी संपत्ति पर कर देना होता है। तो जो भारत में रह रहा है, जो रेसिडेंट है, और उसकी कोई संपत्ति मकान कोई विदेश में है, तो वहाँ से जो उसको रेंटल इनकम मिल रही है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो यहाँ पे रेजिडेंट ही नहीं है और फिर उसकी प्रॉपर्टी वहाँ है, तो वहाँ पे वो वाला टैक्स यहाँ नहीं देगा। ऐसे मकान के वार्षिक मूल्य का निर्धारण भी धारा 22 से धारा 25 तक के प्रावधानों के अनुसार ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से भारत में स्थित मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर निर्धारण किया जाता है। विदेश में स्थित स्थानीय निकाय को करदाता द्वारा गत वर्ष में मकान संपत्ति के संबंध में चुकाए गए करों की छूट भी दी जाएगी। यदि ऐसी संपत्ति का किराया सीधे ही भारत में प्राप्त किया जाए तो यह असाधारण निवासी एवं अनिवासियों के लिए भी कर योग्य होगा। तो जो इंडिया में है, रेजिडेंट है और उसकी कोई प्रॉपर्टी फॉरेन में है और वहाँ से कोई रेंटल आ रही है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर होगी और सारे वार्षिक एनुअल मूल्य निकाल के उसमें जो भी छूट मिलती है वो सारी वो ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो रेसिडेंट निवासी नहीं है, वह यहाँ का निवासी असाधारण निवासी है, तो उस केस में अगर वो इनकम जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो सीधे भारत में ही रह के प्राप्त कर रहा है उसको, तो उस पे उसको रेंट वो इस रेंट पे उसको टैक्स, इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो भारत में उसको रिसीव कर रहा है। दूसरा है, तो किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक सहशासी होने पर, को ओनर होने पर, धारा 26। यदि किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक सहशासी हैं, यदि किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक सहशासी है तथा उनमें से प्रत्येक का हिस्सा निश्चित है। तो शुरू से बोल रही हूँ, यदि किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक सहशासी है, को ओनर है, जो एक से ज़्यादा ओनर है, तथा उसमें से प्रत्येक का हिस्सा निश्चित है, उसमें उनका फिक्स रेशियो है एवं उसे स्पष्ट रूप से अलग अलग पहचाना जा सकता है, तो उन पर व्यक्तियों के समुदाय की तरह कर नहीं लगेगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति मकान संपत्ति की आय जिसकी गणना धारा 22 से 25 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की गई है में से अपने हिस्से की आय पर अलग अलग कर देगा, परंतु स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करने की दशा में धारा 23(2) की वैधानिक कर मुक्ति वार्षिक मूल्य शून्य मानने का लाभ प्रत्येक को अलग अलग प्राप्त होगा। तो अगर रेशियो फिक्स है सबका कि तो सब अपनी अपनी अलग अलग इनकम पे जो रेंट मिलेगा उस पे टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अपनी इनकम में उसे जोड़ेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो सब रेंट वाले में तो प्रोपोर्शनेटली करेंगे, अपने हिस्से के हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर रह रहे हैं तो फिर पूरा लाभ उठाएंगे उस पर। ठीक है, वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू उसकी 0 मानेंगे। तो उप किराएदार से प्राप्त किराया,
किराएदार से प्राप्त किराया। यदि कोई करदाता स्वयं किसी मकान में किराएदार है परंतु उसका कुछ भाग किसी दूसरे किराएदारों को किराए पर उठा देता है तो प्रथम किराएदार को दूसरे किराएदार उप किराएदार से प्राप्त किराए पर अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है। तो किसी ने प्रॉपर्टी रेंट पे ली और मकान किराए पर लिया और उसको बड़ा मकान ले लिया, उसका कुछ भाग फिर उसने किराए पर दे दिया और उससे जो इनकम मिल रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। मकान संपत्ति की काल्पनिक आय। तो मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मकान किराए पर उठाया जाए अथवा किराया प्राप्त किया जाए। यदि कोई करदाता अपने कुछ मकानों का प्रयोग अपने स्वयं के निवास स्थान के लिए करता है तो एक मकान को छोड़कर शेष मकानों की काल्पनिक आय पर उसको कर देना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने किसी मित्र या संबंधी को बिना किराए के रहने के लिए दिए गए मकान की अनुमानित आय पर भी कर देना पड़ेगा। तो खुद रहने की एक जगह को छोड़कर, जहाँ सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है उस जगह को छोड़कर अगर कोई मकान खाली पड़ा है या फिर किसी सगे संबंधी को दे रखा है जहाँ से रेंट नहीं मिल रही है, किसी मित्र को दे रखा है, तो भी उस जगह की अनुमानित इनकम निकाल के उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का व्यापार करना। मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का व्यापार करना। यदि कोई करदाता अपने मकान संपत्ति खरीदता है अथवा बनाता है तथा फिर उसको किराए पर उठाने का व्यापार करता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले किराए पर मकान संपत्ति की आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर देना होगा, क्योंकि मकान संपत्ति की आय का अपना पृथक शीर्षक है। हाँ, क्रय विक्रय से होने वाले लाभ पर व्यापारिक लाभ अथवा पूंजी लाभ जैसी स्थिति हो के रूप में कर लग सकता है। तो अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है और वहाँ पे कुछ प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है तो उस पे कैपिटल गेन के तहत, ठीक है, नहीं वहाँ पे व्यापारिक लाभ, ओके, या तो लाभ पर व्यापारिक लाभ अथवा पूंजी लाभ, तो या तो बिजनेस गेन हो रहा है या फिर कैपिटल, उसकी खुद की प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन हो रहा होगा। तो जो भी कंडीशन हो उस हिसाब से उसको उस साइड में लेंगे, लेकिन सिर्फ किराए वाला जो प्रोसेस करता है वो तो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। देखो 6 पॉइंट, मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित अथवा संयुक्त किराया। मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित अथवा संयुक्त किराया। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देने के लिए कुछ अन्य सुविधाएं, बिजली, पानी, चौकीदारी, सफाई, लिफ्ट आदि भी देता है तो प्राप्त किराया मिश्रित अथवा संयुक्त किराया कहलाएंगे। इस संयुक्त किराए में से सुविधाओं के मूल्य को कम कर दिया जाएगा तथा शेष राशि ही उस मकान के लिए प्राप्त किराया मानी जाएगी। इन सुविधाओं के लिए प्राप्त की गई रकम या तो व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्ष में, यदि करदाता का ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का व्यापार है, अथवा अन्य साधनों से आय शीर्षक कर योग्य होगी। तो अगर वो इस टाइप का बिजनेस ही कर रहा है जिसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ देता है, बिजली, पानी, चौकीदारी या लिफ्ट, सफाई, लिफ्ट आदि से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस ही है, तब तो उसकी बिजनेस वाली इनकम में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करता है और ये फैसिलिटीज़ दे रखी है उसने किराए के लिए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। देखो 7वां, देखो मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ भवन को किराए पर देना। मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ भवन को किराए पर देना। यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ अपने भवन को भी किराए पर देता है तथा उक्त मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर को किराए पर उठाने के लिए भवन को भी किराए पर उठाना आवश्यक है। देखो दोबारा रीड कर रही हूँ।
मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ भवन को किराए पर देना। यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ अपने भवन को भी किराए पर देता है तथा उक्त मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर को किराए पर उठाने के लिए भवन को भी किराए पर उठाना आवश्यक है, तो ऐसे किराए से प्राप्त आय धारा 56(2) और 3 के अंतर्गत अन्य साधनों से आय शीर्ष में कर योग्य होगी। तो मशीन, प्लांट और फर्नीचर को देने के लिए उस भवन को भी रेंट पे देना ज़रूरी है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी। मकान संपत्ति की कर मुक्त आय। नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।